बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ ब्लैक ग्राम। उड़द की दाल के बारे में बात करने वाली है, हार्वेस्टिंग के बाद में कैसे मैनेजमेंट करा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तब करी जाती है जब 70 से 80% पॉड्स ब्लैकिश यानी कि एकदम काले रंग के या फिर डार्क ब्राउन कलर के हो जाएं। फलियां पूरे तरीके से सूख करके काली या डार्क ब्राउन हो जाएंगी मैच्योरिटी पर आकर के। अब क्योंकि ब्लैक ग्राम में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट होती है, यानी कि खेत की सारी फलियां एक साथ मैच्योर नहीं होंगी, इसलिए जब 70 से 80% फलियां मैच्योर हो चुकी होंगी तब हम यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे खेत में मैच्योरिटी के लिए इंतज़ार करोगे तो तब तक होगा क्या कि जो ऑलरेडी पहले मैच्योर हो गई थी वो और ज़्यादा सूख जाएंगी और फिर फट के बीज जो है वहीं के वहीं गिर जाएगा, पॉड शेटरिंग जिसे हम बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए जो है 70 से 80% जब पॉड्स मैच्योर हो जाते हैं तब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तरीका क्या है, सिकल का इस्तेमाल करके प्लांट को बेस से काट लिया जाता है और फिर इसके बंडल बना लेते हैं। हार्वेस्टिंग का टाइम हमेशा अर्ली मॉर्निंग का होता है, ध्यान रखना, सुबह ही सुबह या फिर शाम को हार्वेस्टिंग करी जाती है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करोगे, टाइमली हार्वेस्ट नहीं करोगे तो होगा क्या, फली और ज़्यादा सूखेगी और पॉट शैटरिंग की वजह से यानी कि फलियाँ फट जाएंगी और बीज जो है सीधा आपका खेत में ही गिर जाएगा और आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद में करी जाती है फील्ड क्यूरिंग एंड थ्रेशिंग। प्लांट को आपने बेस से काट लिया था हाशिए से, सिकल से, उसके बाद में इसके बंडल बनाए जाते हैं। छोटे छोटे बंडल बनाने के बाद हम उसे खेत में ही छोड़ देते हैं 2 से 3 दिन के लिए, या फिर जो आपने जगह बना रखी होगी थ्रेशिंग की, थ्रेशिंग फ्लोर जिसे हम बोल रहे हैं, वहाँ पे इन बंडलों को डाल देना। 2 से 3 दिन धूप में सूखेंगे। उसके बाद में थ्रेशिंग के लिए आप चाहो तो यहाँ पे थ्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हो, पल्स थ्रेशर जिसे हम बोलते हैं, दाल के लिए जो होता है। लेकिन याद रखना आरपीएम कम रखना है, यहाँ पे सिलेंडर का आरपीएम आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि सीड को मैकेनिकल डैमेज ना हो। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहो तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैक्टर का किस तरीके से इस्तेमाल होता है थ्रेशिंग में, जितना भी हमारा मटेरियल है उसे हम ज़मीन पे बिछाएंगे और उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं, जिससे अल्टीमेटली फलियाँ टूटती हैं, बीज अलग हो जाता है। या फिर नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका है स्टिक वाला, वो भी फॉलो कर सकते हो। सारे मटेरियल पे एक लंबी सी लकड़ी की फंटी ले लो और उससे जो है पीटा जाता है, जिससे फलियाँ टूटती हैं, बीज अलग हो जाता है। तो अल्टीमेटली थ्रेशिंग में हमने करा क्या, सीड्स को पॉट से हमने अलग कर लिया। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ड्राइंग। अब इन बीजों को सुखाया जाएगा। साफ से सीमेंटेड फ्लोर पे त्रिपाल वगैरह बिछा करके उसके ऊपर इन बीजों को फैला देना। 30 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी लेयर होनी नहीं चाहिए और हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसे हाथ से चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है। मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए, याद रखना, सुखाने के बाद में अगर आप इसे लंबे वक्त तक सेफली स्टोर करना चाहते हो और चाहते हो कि पल्स बीटल की इसमें प्रॉब्लम ना देखने को मिले, तो 8 से 9% मॉइस्चर पे ही स्टोर करना। ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर 12% के ऊपर यहाँ पे मॉइस्चर रहता है तो फिर यहाँ पे पल्स बीटल का इन्फेस्टेशन बहुत बुरे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में विनोइंग करी जाएगी, विनोइंग एंड ग्रेडिंग। क्योंकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है तो वो हटाने के लिए विनोइंग फैन का इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी हल्की फुल्की धूल है, स्ट्रॉ है, भूसा वगैरह, कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह जो हैं, स्मॉल और सिकुड़े बीज, ये सब चीज़ें सेपरेट करनी पड़ेंगी। इसके बाद में जो यूनिफॉर्म शेप साइज़ के जो सीड होते हैं उनको अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। अलग अलग छन्नियाँ आती हैं जिनको हम ग्रेडिंग सीव्स बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करके शेप साइज़ के बिहाफ पे इनकी ग्रेडिंग कर ली जाती है। और ये है आपकी साबुत उड़द, यानी कि होल उड़द जिसे हम बोलते हैं, गोटा जिसे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसे मिलिंग वगैरह के लिए भेजा जाता है। मिलिंग एंड पिटिंग क्या होता है इसमें, देखो, जो साबुत उड़द है जिसका छिलका भी नहीं निकला है और पूरी की पूरी होल है, उसे हमने बीच से डिवाइड भी नहीं किया है, तो वो तो हो गई ब्लैक उड़द होल, यानी कि साबुत उड़द हो गई वो तो। इसके बाद में क्या होता है, इसकी पिटिंग करी जाती है, यानी कि जो सीड कोट है उसे हल्का सा घिसा जाता है। उसके बाद में कंडीशनिंग करी जाती है ताकि डीहस्किंग आराम से हो जाए। या कंडीशनिंग में होता क्या है, जो अलसी का तेल है वो या फिर सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पानी का एक कोट इस पर लगाया जाएगा सीड के चारों तरफ। उसके बाद में डीहस्किंग करेंगे तो आराम से जो भारी छिलका है, आउटर सीड कोट है, वो निकल जाएगा। एक बार आउटर सीड कोट निकल गया उसके बाद बीज को
बीच में से 2 भाग कर दिया जाता है, यानी कि स्प्लिटिंग कर दी जाती है, और फिर आपको इस तरीके की दाल मिलती है बिना छिलके वाली। ठीक है। फिटिंग जैसे मैंने बताया कि हल्का सा एब्रेशन किया जाता है आउटर सीड कवरिंग पे, उसके बाद में कंडीशनिंग कर देते हैं ताकि आउटर जो सीड कोट है वो आराम से निकल जाए। इसके लिए पानी का, मस्टर्ड ऑयल का, या फिर जो अलसी के बीज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। 0.5 या फिर 1% ध्यान रखना। और उसके बाद में इसको पहले सुखाना भी पड़ेगा, उसके बाद डी हस्किंग होगी। डी हस्किंग में भारी हस्क आप रिमूव कर दोगे। ये जो हस्क यहाँ पे इकट्ठा हो गया है इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। और उसके बाद में डी हस्किंग के बाद में स्प्लिटिंग कर देते हैं, बीज को बीज से 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा उसके बाद में पैकेजिंग एंड स्टोरेज। इसमें क्या होता है, जूट की बोरियों में भरते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक के कट्टे नहीं आते HDPE वाले, उनमें भी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको लंबे वक्त तक सही से स्टोर करने के लिए सीड्स को यहाँ पे 2 से 3 ml पर केजी सीड के हिसाब से नीम ऑयल से भी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि सीड के चारों तरफ जब नीम ऑयल की कोटिंग हो जाती है ना, तो फिर उसके ऊपर पल्स बीटल अंडे नहीं दे पाएगी, ये ध्यान रखना। तो काफ़ी लंबे समय तक आपका सही से स्टोर रहेगा। और इसके अलावा जिस भी स्टोरेज गोडाउन में स्टोर करोगे, स्टोर करने से पहले वहाँ पे आपको सल्फास की गोलियों का इस्तेमाल करके फ्यूमिगेशन करना है, और फ्यूमिगेशन बोरों का भी होगा, ये ध्यान रखना। बाकी स्टोरेज गोडाउन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम रखनी है। और मेजर पेस्टिस का एक ही है, वो है पल्स बीटल, ये ध्यान रखना है आपको। कैलोसोब्रोकस चाइनेंसिस जिसे बोलते हैं। ध्यान रखना 10% के नीचे ही मॉइस्चर होना चाहिए, 12% के ऊपर तो प्रकोप बहुत भयंकर तरीके से बढ़ता है पल्स बीटल का। उड़द में अगर आप प्रोटीन की बात करोगे तो 24 से 25% प्रोटीन होता है इसमें। ये देखो, अब एक एक करके देखते हैं। ये देखो, ये है ग्रेडिंग सीव्स। मंडियों में आप जाओगे ना अपना प्रोड्यूस बेचने, तो इन्हीं टेस्ट सीव्स का इस्तेमाल करके चेक करा जाता है शेप साइज़ के बिहाफ पे। ये ग्रेडिंग सीव्स होती हैं, इनका इस्तेमाल करके शेप साइज़ के बिहाफ पे ग्रेडिंग करते हैं। ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, अलग अलग शेप साइज़ के बिहाफ पे होती हैं ये। इसके अलावा ये इसकी फलियाँ हैं उड़द की। इधर आगे देखोगे ये इसका फ्लावर है। ये इस तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, ब्लैकिश ब्राउन कलर की हो जाएंगी, एकदम सूख के काली काली फलियाँ। ये सिकल है। ये पल्स थ्रेशर है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो या ट्रेडिशनल तरीक़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है साबुत जो हम कह रहे हैं उड़द, इसमें डीहस्किंग नहीं करी गई है, ना ही बीच में से इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये सुखा रहे हैं धूप में। ये पल्स बीटल है। मार्केट में 3 ही तरीके से उड़द की दाल आपको बिकती हुई देखने को मिलेगी। एक तो ये साबुत छिलके वाली जो होती है, बिना बीच में से टूटी हुई। इसके अलावा ये देखो देखो, ये तो है यहाँ पे विनोइंग फैन, ये तो पहले भी दिखाया था। इसके अलावा एक ये देखो, ये होती है, इसमें भी हमने छिलका नहीं हटाया है, बस बीच में से 2 हाफ कर दिए हैं। है ये छिलके वाली ही, लेकिन बीच में से 2 भाग करी हुई है। और ये जो आप देख रहे हो ये है डीहस्क उड़द की दाल, जिसमें डीहस्किंग करके हमने इसका जो हस्क है, बाहरी छिलका है, वो हटा दिया है। और ये जो है बिना छिलके वाली है। तो इस तरीके से 3 तरीके से उड़द की दाल बाज़ार में बिकती है। एक छिलके वाली साबुत, एक बीच से 2 भाग में टूटी हुई छिलके सहित, और एक होती है बिना छिलके वाली, बीच से 2 हिस्सों में टूटी हुई। ठीक है। ये देखो, कंडीशनिंग के लिए यहाँ पे आप चाहो तो अलसी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल हो सकता है, 0.5 से लेकर के 1%। ये इसका हस्क है। डीहस्किंग जब आपने करी थी तो ये जितना भी आप बाहर की काली कवरिंग देख रहे हो, सीड कोट जो है, ये पूरा हट जाएगा। और हटने के बाद में इसे अलग कलेक्ट करके बेच दिया जाता है, चारे के तौर पे काम में आता है। जूट के बोरों का इस्तेमाल कर सकते हो स्टोर करने के लिए, या फिर HDPE वाले कट्टे भी आते हैं, है ना। स्टोरेज से पहले दाल के जितने भी सीड्स हैं, याद रखना यहाँ पे नीम ऑयल आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2 से 3 ml पर केजी सीड के हिसाब से, ताकि जो पल्स बीटल है वो अंडे ना दे पाए। सल्फास की गोलियों का इस्तेमाल करके धूमन किया जाएगा, यानी कि फ्यूमिगेशन।
और स्टोरेज किस तरीके से करी जाएगी, जैसा मैंने पहले भी बताया है, लकड़ी के पार्टों के ऊपर जो है चट्टे बनाए जाते हैं, यानी कि स्टैकिंग करी जाती है। ज़मीन के कांटेक्ट में कोई बोरा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, और दीवार के सहारे भी आपको नहीं रखना, कम से कम 1.5 फीट का गैप रखना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट।